बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के बाद एक हाजिर सर्विस जनरल की रिटायरमेंट की अंदरूनी कहानी क्या है, ये अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान के जलसे और धरने में बड़ा सरप्राइज क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद एक हाजिर सर्विस जनरल की रिटायरमेंट, और इसे खानदानी जराए ने भी कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने यह फैसला किया है। और राय साहब, इससे पहले 6 जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, उनमें से 2 में एक को आर्मी चीफ और दूसरे को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, उसकी तकर्री का एक पूरा प्रोसेस हमने पिछले 7-8 दिनों में देखा। और जिस तरह ये मुकम्मल हुआ और आज इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। और राय साहब, इस पूरे इशू को कुछ जमातों ने नहीं बल्कि सिर्फ नून लीग ने ज्यादा पॉलिटिकल जो है इसको बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बिलाखिर ये काम जो है वो मुकम्मल हुआ। राय साहब, हमें और हमारे सुनने वालों को लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के हवाले से बताएं कि आप किस किस्म के जनरल और किस किस्म का आपका करियर है और कौन कौन सी अहम पोजीशंस के ऊपर आप रहे, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो इस पोजीशन पे पहुंचता है ऑब्वियसली एक शानदार करियर होता है, और आखिर में जिस नुक्ते पर आकर उनका करियर खत्म हुआ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आशमी साहब, जनरल अजहर अब्बास की जो अर्ली रिटायरमेंट है, जो उन्होंने दरखास्त की है, इसके पीछे एक बड़ी खास वजह है। क्योंकि आमतौर पर जब किसी आर्मी चीफ की तकर्री होती है, उस तकर्री के वक्त अगर सीनियर जनरल सुपरसीड हो जाएं और निस्बतन किसी जूनियर जनरल को आर्मी चीफ लगा दिया जाए, तो फिर तो यह पाक फौज में रवायत है कि जो सीनियर जनरल सुपरसीड हुआ होता है वो फिर रिटायरमेंट ले लेता है। यानी जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ बने थे तो वो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। इस वजह से जो उस वक्त सीनियर जनरल सुपरसीड हुए, उन्होंने रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले ली। इसमें कोई आर्मी का दबाव भी नहीं होता, कोई ये कानून भी नहीं कहता, लेकिन अमूमन ये एक रवायत रही है कि सीनियर जनरल्स रजाकाराना तौर पर रिटायर होते हैं और उनके लिए प्रोफेशनली भी शायद ये मुश्किल होता है कि एक जूनियर जनरल को वो रिपोर्ट करें, अपने ही एक ऐसे बैचमेट को या अपने जूनियर को जिसको अब यानी आप ये कह लें कि एक सीनियर ओहदा मिल गया हो, और उसको फिर वो जाकर रिपोर्ट करें। अब हाशमी साहब, जो एक समरी मूव होती है GHQ से किसी भी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए, तो उसमें भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबसे सीनियर जनरल को ही आर्मी चीफ बनाना है। यानी कोई ऐसा कानून नहीं है। सिर्फ आप कह लें कि बाय डिफॉल्ट पिछले 3 अशरों में सिर्फ जनरल कियानी एक ऐसे आर्मी चीफ थे कि जब वो आर्मी चीफ बने तो उस वक्त वो सीनियर ट्रेन जनरल थे, और उसकी भी एक वजह यह है कि उसके पीछे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का एक तवील दौर था। तो अब जनरल अजहर अब्बास ने एक ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया जब यह तासुर था कि कोई भी जनरल सुपरसीड नहीं हुआ। तो यह एक हैरानकुन बात है और इसके अंदर एक टेक्निकल नुक्ता भी है, क्योंकि जो समरी मूव की गई थी GHQ से प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें जिन 6 सीनियर तीन जनरल्स के नाम थे उनमें जनरल अजहर अब्बास का नाम शामिल था, और जनरल अजहर अब्बास का नाम तीसरे सीनियर तीन जनरल के तौर पर शामिल किया गया था। वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है ये पाक आर्मी में आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। आर्मी की जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो फैसला साजी का अमल होता है, उसमें सबसे अहम किरदार चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का होता है। इसी तरह जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो आर्मी चीफ की मंजूरी से होती है, लेकिन उसमें भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो किरदार है वो बहुत अहम होता है। और आप ये कह लें कि एक तरह से किसी हद तक
जो कोर्स हैं उनकी ऊपर के लेवल के ऊपर किसी हद तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने निगरानी भी करनी होती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है यह किस कदर अहमियत का हामिल होता है। अब इसमें हाशमी साहब एक और अहम बात यह है कि जनरल अजहर अब्बास जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने थे, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में ही बने। उन्होंने जनरल अजहर अब्बास को इस ओहदे पर तैनात किया था और जनरल बाजवा के दौर में ही वो रावलपिंडी के कोर कमांडर बने थे। यानी जब वो रावलपिंडी के कोर कमांडर बने तो उन्होंने कोर कमांड करने का तजर्बा भी हासिल कर लिया, वो सीनियरिटी लिस्ट में भी थे, इस तरह से वो अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल भी थे। इसके साथ साथ जो आपके साबिक आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ, उनके भी बहुत क्लोज समझे जाते थे और यह समझा जाता था कि जनरल राहिल शरीफ ने भी इनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जी, तो ये एक आम तासुर है कि उन्होंने भी प्रोफेशनली बहुत ग्रूम किया जनरल अजहर अब्बास को और एक इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर के तौर पर इनको जीएचक्यू के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनकी जो एफर्ट्स है और इनका जो एक जनरल के तौर पर करैक्टर है उसकी एक बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। अब हाशमी साहब जो रिटायरमेंट की वजह समझ आती है, यानी बजायर तो सीनियरिटी लिस्ट जो भेजी गई उसमें सबसे सीनियर जनरल जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। दूसरे नंबर पर जो सबसे सीनियर जनरल थे यानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया। तो इस पूरी सिचुएशन में फिर यही तासुर बना था कि यह पहली मर्तबा हुआ है कि कोई भी सीनियर जनरल सुपरसीड नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ कि कोई जूनियर जनरल आर्मी चीफ लग जाए या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लग जाए। जिस तरह से एक इतला यह थी कि हो सकता है जनरल आमिर को आर्मी चीफ लगाया जाए या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जाए, तो उस सूरत हाल में फिर जनरल अजहर अब्बास, जनरल फैज, जनरल नोमान ये सुपरसीड हो जाएंगे और फिर इनको रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। अब हाशमी साहब इसके अंदर एक नुक्ता यह है कि 27 नवंबर तक अगर यह बात चली जाती, आर्मी चीफ की तकर्री की बात 27 नवंबर तक चली जाती, तो फिर जनरल अजहर अब्बास तीसरे नंबर पर ना होते सीनियरिटी लिस्ट में, बल्कि दूसरे नंबर पर होते। यह बड़ा एक टेक्निकल नुक्ता है। यानी अगर ये तैनाती 27 नवंबर तक चली जाती या आगे चली जाती, जिस तरह के जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को खत्म हो रही थी, तो ये अगर 27 तक चली जाती तो फिर वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर यानी जनरल आसिम मुनीर की अगर रिटायरमेंट हो जाती तो फिर वो दूसरे नंबर पर सबसे सीनियर जनरल होते। तो अब इस पूरी सिचुएशन में जाहिर है कि जो सीनियरिटी लिस्ट जीएचक्यू ने भेजी उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर जनरल थे, तो वो आर्मी चीफ बने। तो जनरल अजहर अब्बास ने इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अर्ली रिटायरमेंट के लिए जीएचक्यू से दरखास्त की है और वैसे उनकी जो रिटायरमेंट है ये नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ड्यू थी, यानी 5 महीने पहले उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की अब ये दरखास्त की है। और जो भी 4 स्टार जनरल बनता है, जो भी 4 स्टार जनरल बनता है, चाहे उसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट ही क्यों ना रह गया हो, जब वो 4 स्टार जनरल बनता है तो फिर उसका जो आपका टेन्योर है वो फिर एक्सटेंड हो जाता है, यानी आर्मी चीफ के तौर पर और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर, तो वो 3 साल का आपका टेन्योर एक्सटेंड हो जाता है। यानी अगर जनरल अजहर अब्बास भी अगर आर्मी चीफ बन जाते या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाते तो फिर उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर या 27 नवंबर इन केस अगर वो जॉइंट चीफ बनते तो यहां से 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाती। लेकिन अब ये लगता यह है कि ये जो 27 नवंबर वाला नुक्ता है कि 27 नवंबर को वो दूसरे नंबर पर होते, तो इस पूरी सूरत हाल में अब उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट के लिए कहा है। लेकिन हाशमी साहब ये कोई बहुत गैर मामूली अमल नहीं है, यानी ये इस वजह से गैर मामूली अमल नहीं है कि जनरल अशफाक और जनरल रमदे जब जनरल बाजवा को बनाया गया था आर्मी चीफ, वो आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। जनरल राहिल शरीफ भी जब आर्मी चीफ बने थे वो भी आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। दोनों सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। उस वक्त भी जो जनरल सुपरसीड हुए थे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, सिर्फ एक जनरल सरफराज ने रिटायरमेंट नहीं ली थी जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला सामने आया था
और उस वक्त एक मिस्टीरियस हालात में एक पिटीशन भी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को टेकअप भी कर लिया था और फिर इस किस्म के रिमार्क्स उस वक्त के चीफ जस्टिस खोसा के आ रहे थे कि लगता था कि इस पुरस्कार पिटीशन के ऊपर भी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन शायद ना हो पाए। लेकिन बाद में हमें पता है कि पार्लियामेंट से कानून साजी हुई और किस तरह से मियां नवाज शरीफ ने एक तारीखी यू टर्न लेते हुए उस कानून साजी की, यानी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत में जो कानून साजी थी उसकी फिर हमायत भी की। तो ये अपरेंटली आप कह सकते हैं कि रीजंस नजर आती हैं जो कि जनरल अजहर अब्बास के अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त के पीछे। अच्छा राय साहब, खान साहब ने निजी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। आर्मी चीफ की तैनाती, मेरिट और फिर आइंदा का लायमल और इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कुछ सवालात भी रखे और कुछ जो लायमल है इसको रिवील भी किया है। खान साहब ये कहते हैं कि कभी नहीं सोचा कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ हो, हमेशा मेरिट की बात की और मेरिट पर ही आर्मी चीफ को लगना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं कौम के लिए रावलपिंडी जा रहा हूं और कौम मेरे लिए आएगी। पाकिस्तान को आजाद, खुददार और दुनिया में मिसाल वाली कौम बनना चाहिए। गोरे के सामने सियासतदान ऐसे खड़े होते देखकर शर्म आती है। हम अमेरिका की जंग भी लड़ रहे थे और गालियां भी उन्हीं से खा रहे थे। खान साहब ने यह भी कहा कि इंसाफ का निजाम और अदालतें इंसान को हकूक देते हैं, इदारे अपनी इज्जत खुद बनाते हैं, उनके फैसलों से इज्जत बनती है। इंसाफ का निजाम इंसान को आजाद करता है। कौम अपने फैसले खुद करे, कोई हमें बाहर से बैठकर डिक्टेशन क्यों दे। सबको पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से लोगों में शऊर आ चुका है। बार बार कहता हूं कि मुल्क में मेरा, फौज भी मेरी। कुछ लोग ये चाहते थे कि हमारी फौज से लड़ाई हो। इदारे में अच्छे बुरे लोग मौजूद रहते हैं। ये क्या बात हुई कि इदारे के खिलाफ अपने जज लगाने की कोशिश ये लोग करते रहे। ना मैंने अपना आईजी लगाया, ना अपना नैब में कोई फर्द जो है उसे तैनात किया और ना ही एफआई का हेड जो है वो मेरी मर्जी से आया। फिर खान साहब ने यह भी कहा राय साहब कि कभी नहीं सोचा कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ हो, हमेशा सोचा कि मेरिट पर फैसला हो। उनकी सबसे ज्यादा कोशिश है कि उनका जज और आईजी लग जाए। जराइम पेशा लोग, इनकी ये जरूरत होती है कि कंट्रोल रखें ताकि पकड़े ना जा सके। इनकी अब पूरी कोशिश है कि फौज का कंट्रोल भी इनके हाथ में आ जाए। हमारे जैसे लोग मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं। क्या उनकी अहलियत है कि इदारे के सरबराह के मुतल्लिक ये कोई फैसला कर सकें। फिर राय साहब उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक बात जो इस कौम को बताना चाहता हूं कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, अगर इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो मैं किसी से क्या बात करूं। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, बारी बारी अपने तमाम केसेस खत्म करवाए। इन जराइम पेशा लोगों से हमने क्या बात करनी है सवाए एक बात के इलेक्शन कराएं। मईशत को ठीक करना है तो सियासी इस्तेहकाम से ठीक होगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन से ही आ सकता है, दूसरी कोई सूरत मौजूद नहीं। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान बदल गया है, लोगों में शऊर आ गया। जब लोगों में शऊर आ जाए तो फिर इदारों पर प्रेशर बढ़ता है। जो मर्जी कर लें, इलेक्शन तो होंगे। ये लोग डर रहे हैं कि इलेक्शन अगर हो गए तो ये तमाम सियासी जमातें हार जाएंगी। मुल्क को तबाही से बचाने के लिए इलेक्शन के सिवा अब किसी के पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक चले जाएंगे। हमने इन पर प्रेशर रखना है। जमहूरियत इखलाकी कुव्वत पर खड़ी है। फिर राय साहब, खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये बात कही कि एक शख्स झूठ बोलकर लंदन में बैठा हुआ है और अब वो एक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान वापस आ जाए। आप पाकिस्तान आकर अपना शौक पूरा कर लें और अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कौम आपकी हकीकत जान चुकी। राय साहब 3 बातें कही हैं, आइंदा इंतखाबात की तारीख, आर्मी चीफ की मेरिट पर जो तकर्री है और फिर जो इलेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर चले जाएंगे और फिर खान साहब का जो पावर शो है। क्या देखते हैं खान साहब, क्या तारीख लेने में कामयाब हो पाएंगे राय साहब? देखिए आशिफ साहब, एक तो आर्मी चीफ के मुतल्लिक, नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब ने बात की, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी है। ये जो कुछ हलकों ने इसको भी इशू बनाया था कि इमरान खान साहब के साथ मशावरत के लिए सदर आरिफ अलवी लाहौर क्यों गए। हाशमी साहब, इमरान खान साहब अभी भी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। तहरीक इंसाफ की अभी भी कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं। इस्लामाबाद शहर की 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की
वो भी तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं। केपी में तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की हुकूमत है। फाटा जो हमारी फौज के लिए, फौजी क़यादत के लिए हमेशा इंतहाई हसास इलाका रहा, वो भी ज़ाहिर है केपी का हिस्सा है, तो उस इलाके के हुक्मरान भी इमरान खान साहब हैं। उसके बाद आज़ाद कश्मीर जो हमारी फौजी क़यादत के लिए, हमारी फौज के लिए, हमारी पूरी रियासत के लिए सबसे हसास इलाका समझा जाता है, वहां भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, ये भी इंडिया के हवाले से इंतहाई हसास इलाका समझा जाता है, यहां भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। फिर जो आपका सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, पंजाब, और ये कहा जाता है कि जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है वही वफाक में हुकूमत बनाता है। पंजाब में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। और फिर कराची का जो मैंडेट है शहरी इलाकों का, वो भी इमरान खान साहब ने साबित कर दिया कि उन्हीं के पास है। और इस वक्त इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद बाइंडिंग फोर्स हैं, एक ऐसे सियासी लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो कर रख सकते हैं। आप देख लें कि कराची में वो जलसा करते हैं, वो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा जलसा वो लाहौर में करते हैं, रावलपिंडी में करते हैं या केपी में करते हैं। और मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन पर यह जलसा देखने के लिए भी लाखों की तादाद में लोग पार्क्स में, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में मौजूद होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आईनी तौर पर भी इमरान खान साहब इस मुल्क की सबसे बड़ी कुव्वत है, पार्लिमानी तौर पर भी सबसे बड़ी कुव्वत है और अवामी तौर पर भी सबसे बड़ी कुव्वत है। तो अगर इमरान खान साहब हर लिहाज से सबसे बड़ी कुव्वत हैं, तो फिर सदर आरिफ अलवी जिनका ताल्लुक उनकी पार्टी से भी था, अगर जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मशावरत की, तो जो ये मैंने पॉइंट्स बयान किए इनको जरा आप ज़हन में रखें, तो फिर इसमें क्या मुमानियत थी? मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जिसकी हुकूमत अगर साजिश के जरिए ना गिराई जाती, तो वो कितने बड़े पैमाने पर अपनी मकबूलियत की वजह से इतने सूबों और इतने इलाकों का हुक्मरान है असल में। तो अगर उन्होंने नए आर्मी चीफ की तकर्री पर मशावरत की, तो यह बिल्कुल एक फेयर प्ले था। और इमरान खान साहब ने भी फिर बड़े वाइजली, ताकि हमारी फौज के अंदर तकसीम पैदा ना हो और हमारी फौज के ऊपर उंगलियां ना उठें, इमरान खान साहब ने भी इस तकर्री को स्मूथली होने दिया। अब हाशमी साहब, जो आपने कहा कि इलेक्शन की डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखें हाशमी साहब, ये जो धरना होने वाला है, जो जलसा होने वाला है, इससे पहले जो पीटीआई ने एक एलामिया जारी किया, वो असल में पुरानी एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक वाइट पेपर था। उसमें बताया गया कि पुरानी एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरीके से 8 महीने के अंदर पीटीआई को निशाना बनाया, उन सहाफियों को निशाना बनाया जो कि ये बता रहे थे कि ये एक साजिश के जरिए हुकूमत गिराई गई, या ये तासुर दे रहे थे, या ऐसे सहाफी भी जो कि सिर्फ इमरान खान साहब का मौकफ, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मौकफ के साथ साथ खान साहब का भी मौकफ बता रहे थे। यानी यकतरफा ट्रैफिक नहीं चला रहे थे कि सिर्फ नवाज शरीफ और पीडीएम का मौकफ ही जो है वो उसी को सिर्फ हाईलाइट किया जाए। तो अब वो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट तो जाहिर है कि 29 नवंबर से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो ओहदा छोड़ देंगे। उसके बाद अब चूंकि जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन चुके हैं, वो अपनी नई प्रमोशंस करेंगे, नई पोस्टिंग्स होंगी, नई ट्रांसफर्स होंगी, पूरी एस्टैब्लिशमेंट की एक नई लाइनअप बनेगी। तो अब हाशमी साहब, ये तो इमरान खान साहब का जो विजन है, वो आकर फैजाबाद में ये तो नहीं कहेंगे कि जनरल आसिम मुनीर आप 3 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दें, वरना मैं यहां पे धरना देकर बैठ जाऊंगा। अभी 3 दिन में तो जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज भी नहीं लेना, यानी उन्होंने चार्ज लेना है जाके 29 नवंबर को, जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट होनी है। तो ये कहना कि इमरान खान साहब ये कहेंगे कि मैं यहां से इलेक्शन की तारीख लेके जाऊंगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर इस किस्म का कोई इमरान खान साहब का प्लान होता कि वो इस धरने से ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान लेकर जाएंगे, तो फिर तो हाशमी साहब ये धरना थोड़ा और अर्ली किया जाता, क्योंकि नवंबर की आखिरी डेट्स में यहां पर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तो यहां पर आप तवील धरना नहीं दे सकते मौसम की शिद्दत की वजह से। अब इस धरने का मकसद यह है कि एक तो ये जो मैसिव गैदरिंग है, फिर इमरान खान साहब की हुकूमतों के मुतालिक जो पॉइंट्स हमने बयान किए कि कहां पे इमरान खान साहब की हुकूमत है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब की 3/4 अक्सरियत साबित हो चुकी है।
तो अब ये जो जन आसिम मुनीर की आने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए एक पैगाम होगा कि देखें अवाम इस वक्त कहां पे खड़े हैं। अवाम की डिमांड है कि नए इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाए। इससे पहले की एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम की नब्ज पर हाथ नहीं रखा। उसकी वजह से एक तासुर बना के पॉपुलर सेंटिमेंट किसी और जगह पे खड़ा हुआ है, अवाम किसी और जगह पे खड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट किसी और जगह पर खड़ी है। अब कोई दबे लफ्जों में कहे, कोई खुले लफ्जों में कहे, मैं तो खुले लफ्जों में यह बता रहा हूं कि पिछले 8 महीने के अंदर यह गहरा तासुर बना कि एस्टेब्लिशमेंट से, फौजी क्यादत से, हमारी फौज से बहुत तल्ख किस्म के सवालात हमारी आवाम ने किए हैं। और यह कोई सिर्फ पीटीआई का सोशल मीडिया सेल या किसी एक जमात का सोशल मीडिया सेल नहीं, आम लोगों ने भी ये सवालात किए हैं। और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि अपनी फौज से इस किस्म के सवालात किए जाएं। हर पाकिस्तानी को पता है कि यह फौज हमारी सलामती की जामिन है। हर पाकिस्तानी को पता है कि यह फौज मजबूत रहेगी तो तभी पाकिस्तान कायम रहेगा। अगर फौज मजबूत नहीं रहेगी तो फिर यह हकीकी आज़ादी, ये तमाम चीज़ें, खान साहब ने खुद भी कहा कि ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। अब हाशमी साहब, इमरान खान साहब इतनी बड़ी अवामी ताकत अपने पास होते हुए भी वो चाहते तो इस अवामी ताकत को इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती से मुराद मेरी यह है कि इस अवामी ताकत के बलबूते पर रेड लाइंस को उड़ाकर, जो पाकिस्तान में एक नाम नेहाद रेड लाइंस कायम की गई थी, इनको उड़ाना इमरान खान साहब के लिए कोई मसला ही नहीं था, जितनी बड़ी अवामी ताकत उनके साथ खड़ी थी। तो अगर इमरान खान साहब ने इस तरीके से इक्तदार में आना होता, इमरान खान साहब आज से 2 महीने 3 महीने पहले अवामी ताकत के जोर पर इक्तदार में आ चुके होते और लोग यहां पर श्रीलंका जैसे मनाजिर देख चुके होते। क्योंकि जिस किस्म का क्राउड इमरान खान साहब के साथ है, जो कि बदतरीन सप्रेशन के बावजूद, जो कि तशद्दुद के बावजूद, जो लोगों को, सहाफियों को बराना करने के बावजूद, जो अरशद शरीफ साहब को शहीद किए जाने के बावजूद इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, तो आप इमेजिन करें कि अगर इमरान खान साहब जिस तरह की श्रीलंका में हालात थे, अगर उस किस्म की कोई कॉल दे देते तो फिर पाकिस्तान के ऐवानों में क्या होता। ये जहां पर आपके करप्ट हुक्मरान बैठते हैं, जिनके मुतल्लिक फौज ने हमेशा खुद ये कहा कि इनकी फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, इनकी करप्शन की, तो अगर ये इमरान खान साहब इस किस्म की कोई कॉल दे देते तो फिर क्या होता। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात की कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ये अवाम भी मेरे हैं, इमरान खान साहब का स्टेक है इस मुल्क में। वरना तो इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी। इमरान खान साहब को पता था कि मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बना देंगे, मेरी पार्टी को भी तोड़ेंगे, मेरी पार्टी के लोगों को उठा के भरना भी करेंगे। खान साहब तो एक लम्हे में बैरूने मुल्क जा सकते थे और ये इंपोर्टेड हुकूमत शुक्र अदा करती कि खान साहब से जान छूटी। इन्होंने इसलिए खान साहब का नाम ईसीएल में नहीं डाला, दिन रात ये दुआएं करते होंगे कि किसी तरीके से खान साहब बैरूने मुल्क चले जाएं। बैरूने मुल्क जब वो नहीं गए तो फिर आप देखें कि एक प्लॉट के तहत इमरान खान साहब पर कातलाना हमला भी करवा दिया गया, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान साहब का इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, इसके बावजूद के एक आपका ऐसा लीडर है जो कि 4-5 यानी आपके 2 बड़े सूबों का हुक्मरान, फिर 2 आपके जो हसास इलाके हैं, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उनका हुक्मरान, पार्लियामान की सबसे बड़ी ताकत, इतनी जिम्मेदारी का इमरान खान साहब ने मुजाहरा किया है। हाशमी साहब, अगर इस किस्म की पॉपुलैरिटी शरीफ खानदान के पास होती जब ये लोग अपोजिशन में थे, अगर जिस तरह से इमरान खान साहब के पास हुकूमतें अगर शरीफ खानदान के पास होती, तो अब आप देखते कि उस वक्त शरीफ खानदान किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करता। तो इसलिए अब खान साहब ने कहा है कि चले, पुरानी एस्टैब्लिशमेंट ने तो जो मिसकैलकुलेशंस की हो गई, अगर किसी गलत फहमी का नतीजा था वो भी हो गया। अव्वल तो खान साहब इस बात पर कायल हैं कि एक साजिश के जरिए उनकी हुकूमत गिराई गई और इस साजिश के अंदर अंदरूनी किरदार शामिल थे। अब अगर हम ये कहते हैं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो माजी है उसको आप बहुत देर तक नहीं कुरेद सकते, क्योंकि एक जख्म को बार बार कुरेदते रहे आप तो वो जख्म कभी भरता नहीं है। तो इसलिए बहुत से मामलात मुल्कों की तारीख में ऐसे आते हैं जहां आपको माजी को दफन करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब चूंकि नए चीफ आ गए हैं, उनकी नई एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये जो धरना है इससे असल में नए आर्मी चीफ की और उनकी एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया जाएगा, कोई एग्रेसिव पैगाम नहीं, कोई उनके खिलाफ पैगाम नहीं, कोई फौज के खिलाफ पैगाम नहीं, सिर्फ यह पैगाम दिया जाएगा कि आपके पास ताकत है,
75 साल से आपका सियासत पर असर रसूख है। बिल्कुल अच्छी बात है कि अब से फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो जाए, और ये जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है इसकी वजह से जो इंतशार है, तो अब अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाए। सिर्फ अगला इलेक्शन हो, यह नहीं कि इमरान खान साहब को कोई इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया जाए। अगला इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो भी वो इलेक्शन जीते वो हुकूमत बना ले। तो ये मैसेज दिया जाएगा। मेरा अपना जो तज्जिया है वो ये नहीं है कि इमरान खान साहब यहां खड़े होकर कोई 3 4 5 दिन की डेडलाइन देंगे कि 3 4 दिन के अंदर मुझे कोई इलेक्शन की डेट दी जाए, वरना मैं कोई GHQ की जानिब मार्च कर दूंगा या रेड जोन की जानिब मार्च कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब असल में ये एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देंगे, और ये सबसे मौसर पैगाम होगा। खान साहब के स्टेक्स इस मुल्क में हैं। खान साहब इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। राय साहब, सबसे बड़ा पावर शो होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन राना सनाउल्लाह इस पावर शो से और इनकी हुकूमत जो है वो खौफजदा है। खान साहब के इनिशियली जलसे और इस लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जा रही थी, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, पाकिस्तान की अदालतों में भी पेंडिंग है, और इसके ऊपर हमारी अदालतें भी रिमार्क्स दे रही हैं। अब जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ उसके मुताबिक एक तो कहा यह गया कि खान साहब की जान को खतरा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस जलसे को मुलतवी कर दिया जाए। फिर हमने GHQ का वो खत भी देखा जो लिखा गया, जवाब दिया कि उन्हें कोई इतराज नहीं है कि अगर परेड ग्राउंड के अंदर इमरान खान का जो है वो हेलीकॉप्टर उतरता है। उसके ऊपर भी वफाकी हुकूमत जो है एक दीवार बन के खड़ी रही है। और फिर ये जो स्टेज वाला मामला है इसको हटाया गया, और फिर किसी ने वहां पर शिबली फराज साहब से ये सवाल भी किया कि हुकूमत तो आपकी है, ये हदूद भी पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। तो उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब हम पंजाब हुकूमत से पूछते हैं, सूबाई हुकूमत से सवाल करते हैं, तो वो भी आगे से मुस्कुरा देते हैं। यानी कोई ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो सब कुछ कर रही हैं, और इजाजत नहीं मिली। और फिर अब देखना ये है कि ये जो पावर शो है इसे हुकूमत ने जो इस्लामाबाद शहर को एक कंटेनर सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है, और आंसू गैस और ना जाने किस किस्म के जो हथकंडे जो हैं वो आजमाए जाते हैं इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए। और फिर ये भी कहा गया कि अगर लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो हम जो रियासत है वो हरकत में आएगी। राय साहब, क्या हो रहा है आपके शहर के अंदर? अब क्या हालात हैं पावर शो के हवाले से? आज सबसे बड़ा पावर शो होने जा रहा है, तैयारियां कैसी हैं? क्या मनाजिर आपने देखे हैं? पिंडी शहर के अंदर खैमा बस्ती भी सुनने में आया कि बना दी गई है, और लोगों ने रात से जो है वहां पर मौजूद है। देखिए हाशमी साहब, एक तो GHQ का जो लेटर था उसमें बहुत वाज़ेह अंदाज में ये लिखा हुआ था कि परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, और फिर परेड ग्राउंड से इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की वापसी की परवाज पर GHQ को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। और GHQ ने इस मामले की नजाकत को उस वक्त समझते हुए यह खत भी बराह रास्त PTI को भेजा। तो GHQ ने तो अपना स्टैंड इस मामले पर क्लियर कर दिया। अब हाशमी साहब, परेड ग्राउंड असल में अमली तौर पर इसका जो इंतजाम है यह GHQ के पास ही होता है, क्योंकि यहां पर आपकी 23 मार्च की जो सालाना फौजी परेड है वो यहीं होती है। ये शक्करपड़ियां के पास ये मकाम है, और यहां पर परेड से पहले रिहर्सल भी होती है। तो इस वजह से इसका इंतजाम प्राइमरीली फौज के पास ही होता है। जब फौज को कोई एतराज नहीं था तो फिर इस्लामाबाद की इंतजामिया इस पर कैसे एतराज उठा सकती थी? यानी अगर कोई सिक्योरिटी का इशू होता तो सिक्योरिटी के इशू के हवाले से तो GHQ सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। उन्हें पता है कि मार्च में आके हमने यहां पे परेड करनी है, और उन्हें यह भी पता है कि उससे 15-20 दिन पहले हम यहां पे रिहर्सल भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद GHQ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने, राना सनाउल्लाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने जानबूझकर यहां पर इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। दूसरा हाशमी साहब, फैजाबाद जो इस्लामाबाद में दाखिले का मरकजी रास्ता है, इसके 6 किलोमीटर दाएं जानिब सरीना चौक से होते हुए रेड जोन आ जाता है। यानी जहां पे पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ऐवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, और फिर आपके गैर मुल्की सफारत खाने हैं। ये वही फैजाबाद है जहां पर तहरीके लब्बैक ने धरना दिया। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा यहां पर धरने दिए, और यहां पर एक पुरतशद्दुद सूरत हाल
पैदा भी हुई। अब हाशमी साहब, अगर तहरीक लब्बैक को फैजाबाद में धरने की इजाजत दी जा सकती है, तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, और फिर फैजाबाद का जो मकाम है ये इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है, ये पंजाब का हिस्सा है। पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत, लेकिन उसके बावजूद अगर फैजाबाद में इमरान खान साहब का स्टेज नहीं लगने दिया गया, इसको जबरदस्ती उठा के रहमानाबाद, जो कि तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे मरी रोड पर रावलपिंडी वाली साइड पर ही है, वहां पर ले जाया गया, तो ये तो एक बड़ी अंधेर नगरी है, नंबर 1। नंबर 2, इससे यह भी पता चलता है कि खौफ बड़ा है, टांगे कांप रही हैं। उनको पता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को, कि यहां पर अगर इमरान खान साहब कोई कॉल दे दें कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना है या रावलपिंडी की जानिब करना है, तो यह मार्च शुरू हो गया तो फिर इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। जाहिर है कि इमरान खान साहब इस किस्म की कॉल देने के मूड में नजर नहीं आते कि वो रावलपिंडी की जानिब कहें कि हमने मार्च करना है, लेकिन ये इस वक्त घबराहट का आलम है कि राना सनाउल्लाह ने यहां से फैजाबाद से स्टेज आगे रहमानाबाद तक मुंतकिल करवा दिया। लेकिन हाशमी साहब, इससे क्या होगा? लोग तो रहमानाबाद भी चले जाएंगे। इससे पहले आपने जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उसमें बच्चों बच्चियों पर, खवातीन पर, चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं, मैं खुद रेड जोन में भी मैंने इन तमाम वाकयात का मुशाहिदा किया। जितनी बदतरीन शेलिंग उस वक्त बच्चियों पर, खवातीन पर, छोटे बच्चों पर, खास तौर पर बच्चियों और खवातीन पर हुई, इस किस्म की शेलिंग हमने किसी मार्च में खवातीन के ऊपर होते नहीं देखी। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? लोग उसके बावजूद जख्मी हालत में भी रेड जोन में पहुंचे। तो अगर आप इस पूरे मार्च को कोई आप ये समझते हैं कि बर्बरियत के जरिए रोक लेंगे, तशद्दुद के जरिए रोक लेंगे, तो ये आपकी भूल है। पिछले 8 महीने में आपने हर हरबा आजमा लिया, आप अवाम को इमरान खान साहब से पीछे नहीं हटा सके। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के बयानिए पर लोगों को यकीन है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है पिछले 30 साल में, आपकी जो करप्शन का रिकॉर्ड है वो भी लोगों के सामने है। और आपकी गवर्नेंस को जब इमरान खान साहब की गवर्नेंस से कंपेयर करते हैं लोग, तो लोगों को पता है कि इमरान खान साहब के 3.5 साल आपके 30 साल से कितने बेहतर थे। तो इसलिए हाशमी साहब, यहां पे एक मैसिव शो तो होगा, बहुत बड़ा शो होगा। अब ये बेशक स्टेज को आगे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं, जो मर्जी करें, इमरान खान साहब ने जो मैसेज देना है वो मैसेज देना है एस्टैब्लिशमेंट को। वो मैसेज एस्टैब्लिशमेंट को कल इसी मकाम से डिलीवर हो जाएगा, और लगता यह है कि वो एक इफेक्टिव मैसेज होगा, क्योंकि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी इस पूरी सूरत हाल में कि कोई ऐसा तासुर बने कि अवाम किसी और तरफ खड़े हैं और एस्टैब्लिशमेंट किसी और तरफ खड़ी है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।